अफ्रीका के जंगलों की तेज चिलचिलाती धूप में अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए एक जानवर पूरे दिन पानी में रहा करता है और दिन ढलने पर पानी से बाहर निकलकर अपने खाने की तलाश में निकलता है। हर दिन यही दिनचर्या बिताने वाले इस जानवर का नाम है हिप्पोपोटामस, यानी कि दरियाई घोड़ा। हिप्पोपोटामस नाम एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वाटर हॉर्स और रिवर हॉर्स। इसे हिप्पो, कॉमन हिप्पोपोटामस, मॉडर्न हिप्पोपोटामस और रिवर हिप्पोपोटामस जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये सवाना में भी रहा करते हैं तो फॉरेस्ट रीजन्स में भी इन्हें देखा जा सकता है। अपने भारी और बैरल आकार के शरीर की बदौलत अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े लैंड मैमल्स है हिप्पोपोटामस। इनसे बड़े लैंड मैमल्स सिर्फ हाथी और सफेद राइनोसोरस ही हैं। इस विशाल और भारी जीव को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही शांत और अपनी दुनिया में खुशी से रहने वाला जानवर है, लेकिन नहीं, हिप्पोपोटामस ऐसा नहीं है। ये चुपचाप घास चरता हुआ भले ही आपको दिखाई दे, लेकिन अगर कोई इसके इलाके में नजर आ जाए या घुसपैठ करता हुआ दिखाई दे तो उसकी शामत आना तय है, क्योंकि हिप्पोपोटामस एक शांत नहीं बल्कि गुस्सैल जानवर है। यूं तो इसे बेवजह किसी को तंग करना जरूरी नहीं लगता, लेकिन इसकी तरफ आंख उठाने वाले को ये बहुत दूर तक दौड़ाता है और उसे कुचलकर मार भी सकता है। ये 22 मील पर आवर की स्पीड से भाग सकता है। अब इसके भारी शरीर को सोचकर भले ही ये सच ना लगे, लेकिन जब कभी ये किसी पर हमला करने के लिए दौड़ता हुआ देखा जाता है तब इसकी रफ्तार का अंदाजा अपने आप हो ही जाता है। इसी स्वभाव ने हिप्पोपोटामस को अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में शामिल कर दिया है। अक्सर हम शेर को सबसे शक्तिशाली समझा करते हैं क्योंकि उसके शिकार करने की तरकीबें जबरदस्त होती है, लेकिन फिर भी हर साल शेर के हमले से मरने वालों की तुलना में हिप्पोपोटामस के हमले से मरने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हर साल लगभग 3000 लोग ऐसे हमलों के शिकार होते हैं और मारे जाते हैं। ये बात स्पष्ट करती है कि इसे भोला जानवर ना समझा जाए और इसके आसपास जाने की भूल तो बिल्कुल भी ना की जाए। पानी में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बिताने वाले इस जानवर की स्किन 2 इंच तक मोटी होती है और वाटरप्रूफ भी। इसके बावजूद ये बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए पानी में रहकर ये अपने शरीर को ठंडा बनाए रखता है और तेज गर्मी में जलने से बचाता है। हिप्पोपोटामस की स्किन का कलर ग्रे भी हो सकता है तो ब्लैक और ब्राउन भी देखा जा सकता है। इसके पैर बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन जालीदार होने की वजह से पानी में इसका रहना आसान हो जाता है। नदियों, झीलों और मैंग्रोव्स में रहना इन्हें पसंद आता है, जहां अपने कान, आंखें और नॉस्ट्रिल्स पानी से बाहर रखकर ये बड़ी आसानी से अपने शरीर को पानी के अंदर रखा करते हैं। इनके कान, आंखें और नॉस्ट्रिल सिर के ऊपर होते हैं, इसलिए उन्हें पानी से बाहर रखकर सांस ले पाना, खतरे की आहट को सुन पाना और आसपास निगरानी रख पाना इनके लिए बहुत ही आसान होता है। अफ्रीका के जंगलों में अपनी धाक जमाए रखने वाले इस हिप्पोपोटामस को बहुत सी अफ्रीकन फोक टेल्स में भी महत्व दिया गया है, इसलिए इस पर बहुत सी कहानियां बनी हैं, जिन्हें सुनकर बहुत से बच्चे बड़े हुए हैं। इनमें से एक दिलचस्प कहानी कहती है कि जब भगवान हर एक जानवर को नेचर में उसकी जगह दे रहे थे, तब हिप्पोपोटामस पानी में रहना चाहते थे, लेकिन उनकी इस गुजारिश को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनका बड़ा आकार और भारी भरकम शरीर देखकर ये मान लिया गया कि पानी में रहकर तो ये सारी मछलियों को खा जाएगा। लेकिन जब हिप्पोपोटामस ने बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि उन्हें पानी में रहने की परमिशन दे दी जाए, तो उसकी ये बात मान ली गई। उसे पानी में रहने की परमिशन मिल गई, लेकिन एक शर्त के साथ, और शर्त ये थी कि वो मछली नहीं खाएगा। हिप्पोपोटामस ने ये शर्त मान ली और वो खुशी खुशी पानी में रहने लगा और मछली और ऐसे दूसरे जानवर खाने की बजाय घास खाकर अपना पेट भरने लगा। ये कहानी बच्चों को खुश करने वाली तो है ही, साथ ही ये भी बताती है कि हिप्पोपोटामस मांसाहारी ना होकर शाकाहारी जीव ही है, जो घास खाकर अपना पेट भरते हैं और इन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है।
प्राचीन इजिप्शियन माइथोलॉजी में हिप्पोपोटामस को प्रेग्नेंट वुमेन और चाइल्ड बर्थ का प्रोटेक्टर माना गया है और इसे फर्टिलिटी और रीबर्थ का सिंबल भी समझा गया। कुछ जनजातियां तो ऐसा भी मानती है कि उनके पूर्वजों की आत्माएं हिप्पोपोटामस में रहती हैं और इस जानवर को मारने से दुर्भाग्य आता है। किसी कल्चर में हिप्पोपोटामस साहस और हिम्मत का प्रतीक माना जाता है, तो मॉडर्न टाइम में इसे एक फ्रेंडली नेचर वाले और बहुत मजाकिया कार्टून कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन असल में हिप्पोपोटामस एक अग्रेसिव एनिमल है। इस सेमी एक्वेटिक एनिमल के करीबी रिश्तेदार पिग्स हैं और इनसे हिप्पोपोटामस के शरीर का आकार और स्किन टेक्सचर मिलता जुलता है। लेकिन इनसे भी ज्यादा करीबी संबंध हिप्पोपोटामस का व्हेल के साथ है, क्योंकि आज से लगभग 54 मिलियन साल पहले यानी कि 54 मिलियन साल पहले व्हेल और हिप्पोपोटामस के पूर्वज एक ही थे। व्हेल की ही तरह हिप्पोपोटामस भी अपनी सांस को पानी के अंदर रोक कर रख सकता है और इसकी त्वचा में भी ऐसी खास हेयर सेल्स होती हैं जो सेंस वाइब्रेशंस में हेल्प करती हैं। इसलिए हिप्पोपोटामस के सबसे करीबी रिश्तेदार के रूप में जानी जाती हैं व्हेल्स। हिप्पोपोटामस का साइंटिफिक नेम है हिप्पोपोटामस एम्फीबियस और ये हिप्पोपोटामिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इस फैमिली में अब केवल 2 ही लिविंग मेंबर्स बाकी बचे हैं, एक मॉडर्न हिप्पो जिसे हम हिप्पोपोटामस के रूप में जानते हैं और दूसरा पिग्मी हिप्पो जो आकार में मॉडर्न हिप्पो से छोटे होते हैं और वेस्ट अफ्रीका में रहा करते हैं, जबकि मॉडर्न हिप्पो ईस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न अफ्रीका में रहते हैं। पिग्मी हिप्पो गुम होने की कगार पर है और इसलिए ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज बन चुके हैं। नेचर में ये दोनों हिप्पो अलग होते हैं। मॉडर्न हिप्पो झुंड में रहना पसंद करता है, लेकिन पिग्मी हिप्पो को अकेले रहना पसंद आता है। दोनों ही हिप्पो नॉक्टर्नल क्रीचर्स हैं, यानी कि रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और दोनों ही हिप्पो घास और पत्तियां खाकर अपना पेट भरते हैं। एक उबासी लेता हुआ हिप्पोपोटामस देखकर शायद ये समझ लिया जाए कि वो बहुत थक गया है, लेकिन असल में ये चेतावनी का साइन होता है। हर उस जानवर और शिकारी के लिए जो एक हिप्पोपोटामस की ताकत को अनदेखा करके उसके इलाके पर नजर उठाने की सोच रहा हो। एक हिप्पोपोटामस की उबासी कोई सामान्य बात नहीं होती, क्योंकि इसका मुंह बहुत बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा, और इसके मजबूत जबड़े 180 डिग्री तक खुल सकते हैं। इसके बड़े और मजबूत दांत इसकी ताकत बनते हैं, क्योंकि इसके पास जो 2 लंबे कैनाइन टीथ होते हैं वो 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं और इनका इस्तेमाल हिप्पो लड़ाई के दौरान करते हैं। इसके दांतों की ताकत इतनी मजबूत होती है कि हिप्पो की एक बाइट शेर की एक बाइट से 3 गुना तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और एक ही बाइट में ये हिप्पोपोटामस एक आदमी के 2 टुकड़े कर सकता है। पानी के अंदर एक साथ रहने वाले इस हिप्पोपोटामस ग्रुप में मेल हिप्पो को बुल कहा जाता है और फीमेल हिप्पो को काऊ। इनके बच्चे काफ कहलाते हैं। ये विशालकाय जीव 16 फीट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 3200 किलो तक हो सकता है। ये वजन 3 छोटी कारों जितना तो है ही। मेल की तुलना में फीमेल का आकार और वजन कम होता है। आपको क्या लगता है हिप्पोपोटामस कितने समय तक पानी से बाहर रहते होंगे? सिर्फ 6 से 7 घंटे तक, वो भी सूरज डूबने के समय, जब धूप चली जाती है और इन्हें भूख लग जाती है, तब ये पानी से बाहर आकर घास चढ़ने निकलते हैं। एक रात में ये 40 किलो तक घास खा जाते हैं और इसके लिए इन्हें 10 किलोमीटर तक सफर भी तय करना पड़े तो ये कर लेते हैं, क्योंकि सुबह होते ही तो ये फिर से पानी में उतर जाएंगे। यूं तो हिप्पोपोटामस अपने शाकाहारी खाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभार इन्हें दूसरे जानवरों को खाते हुए भी देखा गया है। पानी के अंदर जाते समय इनकी आंखें सुरक्षित रहें, इसके लिए इनके पास गॉगल्स होते हैं, जो असल में एक क्लियर मेम्ब्रेन होती है जिससे आंखों का पानी में बचाव हो जाता है। अंडर वाटर रहने पर इनके कान बंद हो जाते हैं और इनकी नॉस्ट्रिल्स भी बंद हो जाती हैं और ये 5 मिनट तक अपनी सांस भी रोक सकते हैं। अंडर वाटर रहते हुए ये खा नहीं सकते, इसलिए खाने का काम तो ये जमीन पर आकर पानी के आसपास उगने वाली छोटी छोटी घास खाकर के ही पूरा करते हैं और इन्हें स्वादिष्ट भी तो यही घास लगती है। इन्हें लंबे समय तक पानी में रहते हुए देखकर लगता है कि ये शानदार तैराक होंगे, लेकिन ये नहीं है। इनके पास जालीदार पैर होने की वजह से ये पानी को धक्का देते हुए आगे तो बढ़ पाते हैं, लेकिन तैर नहीं पाते।
इनका भारी शरीर इन्हें ऐसा करने से रोकता है, लेकिन इनके पास नेचुरल बॉयंसी होती है जिसकी बदौलत ये पानी में ऊपर नीचे बाउंस कर पाते हैं और अंडर वाटर मूवमेंट भी करते हैं। एक हिप्पो 8.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंडर वाटर वॉक कर सकता है। इन्हें पानी पसंद है, लेकिन गहरा पानी नहीं, क्योंकि तैरना तो इन्हें आता नहीं है और जब कभी ये पानी में डूब जाते हैं तो उसके तले से बाउंस होकर ही मूव कर पाते हैं या फिर थोड़ी दूरी के लिए अपने पैरों को किक करके तैरते हैं। इस दौरान 4 से 6 मिनट में इन्हें सरफेस पर आकर सांस भी लेनी होती है। गहरे पानी में डूबने के बाद ये उथले पानी की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को आगे मूव करते हैं। यहाँ ये चल भी सकते हैं तो दौड़ भी सकते हैं और ऐसा करते हुए ये सरफेस तक पहुंच पाते हैं। जब कभी अंडर वाटर रहते हुए ये मूव नहीं करना चाहते तब अगले 5 मिनट तक के लिए ये अपनी सांस को होल्ड कर लेते हैं और पानी के तले में बैठ जाते हैं। बहुत बार एनर्जी सेव करने के लिए और खतरे से बचने के लिए भी ये ऐसा किया करते हैं। लंबी गर्मियों के लंबे लंबे दिन बिताने के लिए इनके पास झपकी लेने का ऑप्शन भी होता है, इसलिए ये पानी में रहते हुए झपकी लेते हुए भी अपने दिन को बिताते हैं। हालांकि इस समय ये अलर्ट रहते हैं। हिप्पोपोटामस के शरीर की एक खासियत है कि इसकी त्वचा से एक लाल रंग का ऑयली पदार्थ निकलता है, जिसे कभी हिप्पो का पसीना समझ लिया जाता है और कभी उसका ब्लड। कई बार इसे पिंक हिप्पो मिल्क भी कहा जाता है, लेकिन असल में ये ना तो ब्लड है, ना ही पसीना और ना ही मिल्क। ये हिप्पो का नेचुरल सनस्क्रीन है जो इसे सूरज की तपिश से हमेशा बचाता है। ये हिप्पो की त्वचा को नम भी बनाए रखता है और जब हिप्पो पानी से बाहर होता है तब उसे डिहाइड्रेशन होने से भी बचाता है। इस ऑयली सब्सटेंस में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं और हिप्पो को जर्म से सुरक्षा देती हैं। लेकिन क्या ये हिप्पोपोटामस आपस में एक दूसरे को सुरक्षा देते हैं? क्या सच में इनका रिश्ता इतना गहरा होता है जितना पानी में इन्हें पास पास देखकर नजर आता है? बिल्कुल नहीं। पानी में साथ रहने वाले हिप्पो खाते समय अकेले रहना पसंद करते हैं। हाँ, एक बच्चा जरूर अपनी माँ के साथ खाना तलाशने और खाने के गुण सीखता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन डिनर टाइम में ज्यादा हिप्पो अलग अलग ही रहा करते हैं। ये जमीन पर अपना इलाका बनाने जैसा व्यवहार भी नहीं दिखाते, जबकि पानी में इन्हें अपना साम्राज्य बनाना और शासन करना पसंद होता है। पानी में अपनी टेरिटरी को लेकर के ये एनिमल बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। ये अपनी पूंछ से अपना डंक पानी में फैलाकर अपने इलाके को मार्क करता है। अपना एकाधिकार जताने का इसका ये तरीका है। एक हिप्पो की टेरिटरी 250 से 500 मीटर की रेंज में हो सकती है और अपनी टेरिटरी पर ये 12 साल या उससे भी ज्यादा टाइम के लिए राज कर सकता है। वैसे पानी में ये बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हैं और ऐसे ग्रुप में लगभग 100 हिप्पो देखे जा सकते हैं। इनके ग्रुप को पॉड्स और हर्ड्स कहा जाता है और इतने बड़े ग्रुप में रहने का रीजन शिकारियों के खतरे से बचना ज्यादा है और आपस में क्लोज बॉन्ड शेयर करना काफी कम। इनका ये ग्रुप छोटा भी हो सकता है जिसमें एक डोमिनेंट मेल हो और बाकी फीमेल्स और उनके बच्चे। एक बुल की टेरिटरी में सारी काउस पर अधिकार मिल जाता है और यंग बैचलर हिप्पो इस ग्रुप का हिस्सा तभी तक रह सकते हैं जब तक वो बुल की बात को मानते हों और ब्रीड करने की कोशिश नहीं करते हों, क्योंकि उस पर बुल अपना एकाधिकार समझता है। कई बार इस ग्रुप में यंग मेल हिप्पोस सीनियर बुल को चैलेंज करने की कोशिश भी करते हैं ताकि वो उसकी टेरिटरी पर कंट्रोल कर सके। बहुत बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है, उनकी मात होती है और उन्हें हार माननी पड़ती है। बड़ा ग्रुप होने की वजह से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं और बहुत बार तो बड़ों की इस लड़ाई में यंग हिप्पो भी फंस जाते हैं और उन्हें बहुत चोट भी आती है। कई बार हिप्पो के बच्चे ऐसी लड़ाइयों में अपनी जान भी गंवा देते हैं। यूं तो मेल हिप्पो को अपने बच्चों का ख्याल रखना आता है, लेकिन उसका गुस्सा इतना तेज है कि उसके आगे उसे कोई नजर ही नहीं आता। दो हिप्पो के बीच की ये टक्कर जब बराबरी की होने लगती है तब ये हिप्पोपोटामस अपने नुकीले दांतों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, हमला करने के लिए भी और हमले को ब्लॉक करने के लिए भी। ये शाकाहारी जीव है, लेकिन जैसे ही खतरे की आहट सुनाई दे वैसे ही ये बन जाता है अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर। अपने दुश्मनों को डराने और दूर भगाने के लिए
हिप्पो उबासी ले सकते हैं तो अपना सिर हिलाकर भी दुश्मन को दूर भगाने का संकेत दे सकते हैं। ये मुंह से पानी निकाल कर के भी अपना हमला जता सकते हैं और गुर्राकर और दहाड़ करके भी दुश्मन को खदेड़ सकते हैं। इन्हें दुश्मन और दोस्त की आवाज में फर्क करना भी आता है, क्योंकि ये एक दूसरे की आवाज को पहचानते हैं और जब कभी एक दूसरे की आवाज सुनते हैं तो कम अग्रेशन शो करते हैं, जबकि किसी अनजान आवाज को सुनकर के ये गुस्से से भर जाते हैं और उसी तरह का बर्ताव करने लगते हैं। इनकी सिग्नेचर नॉइज व्हीज हॉन्क है, जिसे 1 किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता है। इनका ब्रीडिंग सीजन अक्सर बारिश के दिनों में होता है, जब वाटर लेवल्स हाई होते हैं और खाने के लिए घास और पौधे भी बहुत होते हैं। एक फीमेल हिप्पो 7 से 15 साल की उम्र में सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन करती है, जबकि मेल हिप्पो 6 से 13 साल की उम्र तक आते आते सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। ये हर 2 साल में मेटिंग करते हैं और अपनी आवाजों और बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हिप्पो ज्यादातर पानी में ही मेटिंग करना प्रेफर करते हैं, लेकिन ये अपनी पूरी जिंदगी के लिए पार्टनर नहीं चुनते। हिप्पोपोटामस में गेस्टेशन पीरियड 8 महीने का होता है और फीमेल हिप्पो हर 2 साल में एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के समय फीमेल हिप्पो अपने झुंड से अलग हो जाती है और 1 से 2 हफ्ते तक दूर रहकर बच्चे को जन्म देती है। ये पानी में भी जन्म दे सकती है और जमीन पर भी। हिप्पो के एक बच्चे का वजन लगभग 50 किलो होता है और उसकी लेंथ 127 सेंटीमीटर तक होती है, जो इंसान के बच्चे से काफी ज्यादा है। जन्म के समय इन बच्चों का रंग गुलाबी होता है और अगर बच्चे का जन्म अंडर वाटर होता है तो मदर हिप्पो उसे सरफेस की तरफ पुश करती है ताकि वो सांस ले सके। न्यूबॉर्न हिप्पो एक टाइम में 40 सेकंड्स तक अपनी सांस रोक सकता है। गहरे पानी में ये अपनी माँ की पीठ पर सवार हो जाता है ताकि सुरक्षित रह सके। जन्म के बाद के शुरुआती महीनों में ये बच्चे हर दिन तेजी से ग्रो करते हैं। ये बच्चे जन्म के कुछ ही घंटों में तैरना सीख जाते हैं और पानी में इनकी फुर्ती भी देखने लायक होती है। मदर हिप्पो कई दिनों तक बिना खाए रहती है ताकि वो अपने बच्चे को सुरक्षित रख सके और जब उसका बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि पानी से बाहर निकलकर अपनी माँ के साथ जमीन पर घूम सके, तब मदर हिप्पो पानी से बाहर आती है, क्योंकि अपना पेट भरने का ख्याल भी उसे तभी आता है। हर बच्चे की तरह मदर हिप्पो के बच्चे भी अपनी फैमिली ग्रुप में बड़ों को देख देख कर जिंदगी के गुर और नई तरकीबें सीखा करते हैं, ताकि इस जंगल की दुनिया में अपना वजूद बनाए रख पाना इनके लिए भी संभव हो सके। जन्म के पहले साल में ये बच्चे अपनी माँ के दूध से ही पोषण लेते हैं और इसके लिए इन्हें पानी से बाहर जमीन पर ही आना पड़े इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मदर हिप्पो अपने बच्चों को जमीन के अलावा पानी के अंदर भी दूध पिला सकती है। इस टाइम बच्चों की आंखें और नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाती हैं ताकि उनमें पानी ना जा सके। लगभग 8 महीने तक मदर अपने बच्चे की खास देखभाल करती है और उसके बाद अगले 7 सालों तक ये बच्चा माँ से उस दुनिया की मुश्किलों और चुनौतियों की सीख लेता हुआ बड़ा होता रहता है और फिर माँ की सीख को याद रखते हुए ये हिप्पो अपनी लाइफ की नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ जाता है। हर माँ की तरह मदर हिप्पो अपने बच्चों को लेकर के काफी प्रोटेक्टिव होती है और किसी को भी इनके आसपास नहीं आने देती। प्रोटेक्शन तो फादर हिप्पो भी दिया करता है अपने बच्चे को और इसलिए वो बच्चों के साथ ही रहा करता है। ये डोमिनेंट मेल या बुल अपने इलाके को प्रोटेक्ट करता है और बच्चों को होने वाले खतरों से सुरक्षित रखता है। इस सुरक्षा घेरे में रहते हुए बच्चे आपस में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले खतरों का उन्हें क्या अंदाजा, क्योंकि हिप्पोपोटामस का इतना गुस्सा और इनका विशाल शरीर भी इनके बच्चों को पूरी तरह बचा नहीं पाता। कई बार तो ये खुद भी अपने बच्चों के लिए खतरा बन जाते हैं और बहुत बार शिकारियों से अपने बच्चों को बचाने में ये नाकामयाब भी होते हैं। शेर, हाइना और लेपर्ड तो इनके लिए खतरा होते ही हैं। क्रोकोडाइल भी किसी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। हिप्पो और क्रोकोडाइल का आपसी रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि दोनों एक ही एरिया में रहा करते हैं। क्रोकोडाइल बहुत बार मौका देखकर हिप्पोपोटामस के बच्चे को दबोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपने जबड़ों में पकड़कर पटकने के लिए एक अकेला हिप्पो ही काफी है। तो सोचिए, जब कभी एक क्रोकोडाइल हिप्पोपोटामस के झुंड के बीच जाने की गलती कर देता है, तब उसका क्या अंजाम होता होगा। उसकी तो जान पर बन आती है
और अगर उसने हिप्पोस को गुस्सा दिला दिया हो तो उसकी जान भी जा सकती है। जो क्रोकोडाइल इस बात को समझ गए होते हैं कि हिप्पोपोटामस ना केवल एक ताकतवर और गुस्सैल जानवर है, बल्कि उसके पास अपने झुंड की ताकत भी है, वो क्रोकोडाइल्स हिप्पोस के साथ सेम एरिया में रहते हुए भी अपना बचाव करने में सफल हो जाते हैं। और जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती, उन्हें अपने तरीके से समझाना हिप्पो को अच्छे से आता है। लेकिन फिर भी क्रोकोडाइल अपने शिकार का सफाया करने में कितना माहिर है, ये उसके बार बार किए जाने वाले अटेम्प्ट्स को देखकर पता चलता है। क्रोकोडाइल क्योंकि एक शातिर शिकारी है, इसलिए इससे अपने बच्चों का बचाव करने के लिए हिप्पोपोटामस को सतर्क ही रहना पड़ता है। क्रोकोडाइल की हरकतों से हिप्पो इतने परेशान होते हैं कि उसकी आहट मिलते ही उस पर हमला करके उसे भगा देना जरूरी समझते हैं। इसी चक्कर में कई बार छोटी बोट्स को भी वो क्रोकोडाइल समझ लेते हैं और उन बोट्स को पलट देते हैं, जिससे कि कई लोग जख्मी हो जाते हैं। और इस तरह भी हिप्पोपोटामस एक अग्रेसिव एनिमल की रेपुटेशन बना लेता है। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, यानी हिप्पो से खुद का बचाव करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये हर इंसान को पता होना जरूरी है। इसलिए इसके बारे में हम बस थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। और अभी फिर से चलते हैं जंगल में हिप्पो को मिलने वाले खतरों की तरफ। क्रोकोडाइल के अलावा शेरों के साथ भी हिप्पो को अपना एरिया शेयर करना पड़ता है, क्योंकि शेर और हिप्पो भी एक ही एरिया में रहते हैं। इन दोनों जानवरों के बीच सबसे सिंपल अंतर ढूंढे तो इनके आकार के अलावा इनकी ईटिंग हैबिट्स भी इन्हें अलग करती है, क्योंकि हिप्पो जहां शाकाहारी है, वहीं शेर मांसाहारी। अगर इनमें एक और बात कॉमन है तो वो ये कि ये दोनों ही एनिमल्स अपनी अपनी टेरिटरी को लेकर के बहुत पॉजिटिव हैं। लेकिन शेर जानते हैं कि हिप्पो उनसे विशाल है, और हिप्पो जानते हैं कि शेर एक चतुर शिकारी है। इसलिए भाई इनसे तो दूरी बनाकर रहना ही ठीक होगा। इतना समझने के बाद भी शेर और हिप्पो के कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही रहते हैं, क्योंकि यूं तो हिप्पोपोटामस के गुस्से और आक्रामकता से शेर भी डरते हैं और अक्सर उनसे दूर रहने में ही खुद की भलाई समझते हैं। लेकिन वो है तो शेर ही ना, जंगल का राजा, तो फिर वो कैसे कोशिश ना करे। इसलिए शेर अक्सर कोशिश करते हैं मिलकर के एक हिप्पो पर अटैक करने की। कभी कभार वो इसमें सफल हो भी जाते हैं, लेकिन अक्सर हिप्पो उन्हें वहां से दूर भाग जाने के लिए मजबूर कर ही देता है। इसके बावजूद हिप्पो के बच्चे शेर फैमिली के टारगेट पर रहते हैं। मौका मिलते ही उन पर अटैक किया जा सकता है। इसलिए इस खतरे के लिए भी हिप्पो को अलर्ट बने रहना होता है। एक हिप्पोपोटामस एलिफेंट और राइनोसोरस से छोटा जानवर है, तो क्या इनसे भी हिप्पो का कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता है? कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना तो हिप्पो को भी कुछ खास पसंद नहीं है। बस उसे अपने इलाके में कोई डिस्टर्बेंस और दखल अंदाजी नहीं चाहिए होती, इसलिए इसे भी गलत तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन बात जब अपने से बड़े जानवरों की आती है तो हिप्पो का रवैया थोड़ा नरम हो ही जाता है, जो उसकी समझदारी भी है, क्योंकि अपने से बड़े आकार के जानवर से बेवजह लड़ना खुद के लिए मुसीबत को बुलावा देने जैसा ही होता है। और जब बात एलिफेंट की आती है तो इस शांत जानवर को तो अपने कद का कोई गुरूर भी नहीं है, और किसी को बेवजह तंग करना भी इसे बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए हिप्पो और एलिफेंट किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना ही प्रेफर करते हैं। इनके नेचर में भी जमीन आसमान का अंतर है। हिप्पो जहां पलक झपकने के साथ ही गुस्से में आ जाता है, वहीं हाथी को जल्दी गुस्सा करना जरूरी नहीं लगता। और फिर ये बात दोनों जानवर जानते हैं कि इनके पास नुकीले दांत हैं, जो हमला करने के लिए काफी है। इसलिए आपस में एडजस्ट करना इन्हें सही ऑप्शन लगता है। इसलिए जब ये दोनों वाटर लवर एनिमल्स मिलते हैं तो पानी में एक दूसरे के लिए जगह छोड़ देते हैं, जिससे लड़ाई की सिचुएशन बने ही नहीं। कितना कमाल का एडजस्टमेंट है ना इन दोनों का। वैसे इन दोनों को ही पानी के अलावा कीचड़ में लोट-पोट होकर के ठंडक लेने में भी बड़ा मजा आता है। एलिफेंट के अलावा राइनोसोरस भी तो हिप्पो से बड़ा होता है, लेकिन ये दोनों दिखने में एक जैसे ही नजर आते हैं, क्योंकि इनके शरीर का आकार एक जैसा ही है। बस राइनो हिप्पो से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। ये दोनों ही अफ्रीका में रहते हैं और इनका सामना भी आसानी से हो ही जाता है। ये दोनों ही शाकाहारी जीव हैं, लेकिन अग्रेसिव हैं। हिप्पोपोटामस के पास नुकीले दांत होते हैं तो राइनोसोरस के पास नुकीला सींग। कुछ राइनोस के पास तो 2 सींग भी होते हैं। अगर कभी इन दोनों का इरादा लड़ने का हो जाए तो ये बहुत घातक लड़ाई हो सकती है। अगर ये दोनों जमीन पर रहते हुए एक दूसरे से भिड़ जाएं, तो राइनोसोरस अपनी जबरदस्त स्पीड और फुर्ती से बाजी जीत सकता है।
अपने नुकीले सींग से ये हिप्पो को घायल कर सकता है। वहीं पानी में होने वाली लड़ाई में ज्यादा चांसेस तो हिप्पो के जीतने के ही होते हैं। हालांकि कौन कहां किस पर भारी पड़े ये कहना मुश्किल है। इन सारे खतरों को झेलते हुए, इनसे निपटते हुए, राज करते हुए और अपने बच्चों की देखभाल करते हुए एक हिप्पो 40 साल तक की उम्र पूरी करता है। लेकिन अगर सबसे खतरनाक शिकारी की नजर उस पर पड़ जाए तो पता नहीं उसकी जिंदगी के कितने दिन बाकी बच सकते हैं। और ये शिकारी है हम इंसान, जो उसके मीट के लिए, फैट के लिए और उसके नुकीले दांतों के लिए उसका शिकार करने से जरा भी नहीं हिचकते। क्लाइमेट चेंज और अपने घरों के सिमटकर खत्म होने जैसे चैलेंजेस से तो ये हिप्पो जूझ ही रहा था। उसके साथ साथ इंसानों से होने वाले खतरे से निपटना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए तो पिग्मी हिप्पो संकटग्रस्त बन चुके हैं और मॉडर्न हिप्पो की संख्या में भी कमी आती जा रही है। जंगलों में मिलने वाले खतरे तो सामान्य कहे जा सकते हैं, लेकिन इंसानी खतरे को तो नेचुरल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए नहीं है। ये हमले, लालच की देन है, जिन्हें रोका जाना जरूरी है। क्योंकि हर एक एनिमल की तरह हिप्पोपोटामस भी इस इकोसिस्टम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जहाँ रहते हैं, जो खाते हैं और जो एक्सक्रीट करते हैं, वो सब इकोसिस्टम की अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी है। ये बहुत तरह के पौधे और घास खाते हैं, जिससे नदी के किनारे ऐसे पौधों की ग्रोथ को ये कंट्रोल करते हैं और इनका डंग न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है, जो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है और दूसरी स्पीशीज को नाइट्रोजन और फास्फोरस डिलीवर करता है। ये एनिमल इकोसिस्टम के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर साल 15 फरवरी को वर्ल्ड हिप्पो डे मनाया जाता है, ताकि इन्हें बचाने के लिए और हमारी दुनिया का हिस्सा बनाए रख पाने के प्रयास तेज हो सकें और हिप्पो कभी गुम ना हो। लेकिन कभी अगर आप ऐसे किसी इलाके में गुम हो जाएं, जहां हिप्पो का राज चलता हो और अनजाने में आपका सामना हिप्पो से हो जाए, तो हिप्पो से बचने का सबसे आसान तरीका होता है उसे अवॉइड करना, उसके इलाके से दूर रहना और उसे एक भोला जानवर समझकर उसके पास जाने की भूल ना करना। ऐसे पानी वाले इलाकों से गुजरते समय जहां हिप्पो के होने के ज्यादा चांसेस हो, वहां से आवाजें करते हुए निकलना चाहिए, ताकि अंडर वाटर रेस्ट कर रहे हिप्पो को ये पता चल सके कि ये क्रोकोडाइल नहीं है, ताकि इंसानों की बोट को अवॉइड करने के उसके चांसेस ज्यादा बन सके। और जमीन पर अगर एक इंसान अनजाने में हिप्पो के सामने आ जाए और हिप्पो को गुस्सा दिला दे, तो उसकी दौड़ तो पक्की है। अब ऐसे में खुले मैदान में हिप्पो से बचकर भागते हुए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हिप्पो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। अगर आसपास पेड़ ना हो तो खुले मैदान में जिग-जैग लाइन में भागना चाहिए, बिना पीछे देखे। और इसके बावजूद भी अगर एक भारी भरकम शरीर वाला ताकतवर जानवर हिप्पो एक इंसान के पीछे इस कदर दौड़ रहा हो कि उसकी जान लेकर के ही मानेगा, तो ऐसे में हिप्पो अटैक से खुद को बचाने के लिए लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे में उसकी आंखों पर मुट्ठी से अटैक करके उसके चंगुल से छूटा जा सकता है और उस पर लगातार पत्थर और लकड़ियों से अटैक किया जा सकता है, जिससे वो इंसान को ताकतवर समझे और दूर हट जाए। इस समय ख्याल रखा जाना जरूरी है कि एक इंसान, जो आप भी हो सकते हैं, उसका इरादा हिप्पो से खुद का बचाव करना तो है, लेकिन हिप्पो को बेवजह चोट पहुंचाना आपका मकसद नहीं है। और फिर हमें तो अपना मकसद हिप्पो और इसके जैसे हर एक छोटे बड़े जानवर को बचाने का होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी ही तरह इस प्लैनेट अर्थ पर इनका होना भी जरूरी है। आप भी ऐसा ही सोचते हैं ना? तो फिर अगली बार फिर से infinitystream.tv प्लेटफॉर्म पर मिलिए एक नई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री में, जहां ढेर सारी दिलचस्प जानकारियां और भरपूर नॉलेज आपका इंतजार कर रही होगी। तो रूबी आपसे फिलहाल के लिए कहेगी, थैंक यू सो मच।